नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है चलिए वहां खबर जहां का। आज हम लगातार बात कर रहे हैं बिहार इलेक्शंस की। हमने आपको दिखाया इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल, और आज अगले 1 घंटे तक यानी 9 से 10 तक हम बात करेंगे उन्हीं एग्जिट पोल्स के नतीजों पर और क्या कहती है बिहार की जनता, ये आपको डिटेल में बताएंगे और उस पर बात करेंगे। राजीव, नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। और बात आज बिहार के तीसरे चरण के मतदान की, जो कि पूरा हो चुका है। तीसरे फेज में करीब 55% वोटिंग हुई। तीनों चरणों की अगर बात करें तो बिहार में 54% मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर की तरह हम यह रख रहे हैं कि 3 फेज में 54% मतदान हुआ। मतलब बिहार उस पैमाने पर वोट करने के लिए नहीं आया जितना अनुमान था, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए हैं, वोटिंग पूरी हुई है, तो हर किसी की दिलचस्पी अब इसमें है कि बिहार में सरकार किसकी बनती है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने बिहार का मूड जाना, जनता के बीच गए, बिहार के मुद्दों पर बात की। कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहे, कौन से मुद्दे नहीं चले, साथ ही हमने सीटों का अनुमान भी लगाया। इंडिया न्यूज ने डीवी रिसर्च के साथ मिलकर सर्वे किया। इसके नतीजे चौंकाने वाले सामने आए और जो बताते हैं कि इन चुनाव में नीतीश का जादू एकदम नहीं चला। बिहार चुनाव पर इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल, आरजेडी सबसे बड़ा दल, बीजेपी इसमें पिछड़ गई है। लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी लीडर बनकर उभरे। क्या कहता है इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल? बीजेपी को 72 से 82 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी यादव हालांकि सीएम पद की पहली पसंद इस रिसर्च में, इस एग्जिट पोल में माने गए हैं। और गठबंधन का वोट प्रतिशत क्या है, हम आपको यह दिखा देते हैं, यह बता देते हैं कि महागठबंधन जो कि इस चुनाव में उतरा था, किस वोट प्रतिशत के साथ वो आगे बढ़ा है। एनडीए की बात करें 33 से 41% वोट मिल रहे हैं। महागठबंधन को 39 से 47%। एक बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है। एलजेपी 7 से 12% वोट हासिल करने में कामयाब दिखाई दे रही है। और अदर्स की बात करें तो 5 से 14% वोट्स अदर्स के हाथों में जाते हुए दिख रहे हैं। 41 और 47%। अगर अधिकतम की बात करें एनडीए और महागठबंधन में 6% का एक अंतर निकलकर सामने आ रहा है। एनडीए का सीट शेयर की बात कर लेते हैं। देखिए किस किस को कितनी सीटें जेडीयू 28 से 35 के बीच में ले सकती है, बीजेपी 72 से 80, वीआईपी की बात करें तो 0 से 1 यानी 1 सीट भी ला सकती है, और नहीं तो उनके हाथ कोई सीट नहीं लग सकती है। हम की भी कभी करीब वही स्थिति, 0 से 1। तो कुल एनडीए 110 से 117 के बीच जाता हुआ। और ये इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल सामने आ रहा है तीसरा चरण खत्म होने के बाद। महागठबंधन की अब बात कर लेते हैं। एनडीए के बाद महागठबंधन कहां जा रहा है, तो आरजेडी 78 से 85 सीटें तक ला सकती है। कांग्रेस 21 से 27 सीटों के बीच में आ सकती है। सीपीआई एमएल की बात करें, जिसको अपने साथ लिया, 6 से 7 सीटें। सीपीआई सीपीएम 3 से 4 सीटों की बात यहां पर है। तो महागठबंधन अधिकतम 123 सीटों तक जा सकता है। तो एक तरीके से बिहार चुनाव में समीकरण साफ होते जा रहे हैं। अब किसको कितनी सीटें, हम यहां पर यह भी बात कर लेते हैं। एनडीए को देखिए 110 से 117 सीटें, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की अगुवाई में परखने की बात कही जा रही थी, लेकिन 117 पर आकर रुक रहे हैं। महागठबंधन 123 तक जा रहा है। एलजेपी 4 से 10 सीटों के बीच में जा रही है और अदर्स 8 से 23 सीटों के बीच में। यह अदर्स एक बड़ा फैक्टर यहां पर है। 8 से 23 सीटों के बीच में। मनोज दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से हैं हमारे साथ। मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। राकेश सिंह तो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ एज ए सीफोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं और शुभ्रा सुमन हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। बिहार में लगातार वो कवरेज कर रही है, बीच बीच में वो भी सवाल रखती रहेंगी अपनी। मुकेश नायक साहब, इंडियन न्यूज का जो एग्जिट पोल यहां पर आ रहा है डीवी रिसर्च के साथ मिलकर, उसमें महागठबंधन ने एक तरीके से बाजी मारती हुई तस्वीर सामने रख दी है। मुकेश जी, देखिए, जैसे ही बिहार में चुनाव शुरू हुआ, ये उत्तर भारत का पहला राज्य है जहां बीजेपी इलेक्शन नैरेटिव को चेंज नहीं कर पाई और पूरा चुनाव बिहार का जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं के इर्द गिर्द ठहर गया। और जब जीवन को स्पर्श करते सवालों पर
चुनाव होता है तो मतदाताओं को आकलन करने का सही अवसर मिलता है। चुनाव शुरू होते ही ये पता लग गया था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और एक फ्रेशनेस की आवश्यकता है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव में वो युवा चेहरा, वो ऊर्जा और वो फ्रेशनेस मतदाताओं की दिखाई दी, जिसके चलते उनके प्रति ज्यादा लोगों का विश्वास जागा। देखिए, कोरोना जैसे ही शुरू हुआ और जैसे ही पूरा बंद हुआ बिहार और पूरा देश, वैसे ही सर्विस सेक्टर जो टोटल बिहार की जीडीपी का 61% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, वो पूरा का पूरा बिहार में ठप हो गया। अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि चुनाव खत्म होते तक पब्लिक परसेप्शन उससे हटी नहीं, क्योंकि जब 2-2 किलोमीटर पैदल चल के 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपने घर सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए पहुंचेंगे तो वो त्रासदी, वो दुख, वो कष्ट और परेशानी लोग भूल नहीं पाए। वो कैसे भूलेंगे? और जो रोजगार का मुद्दा था बिहार में, वो केंद्र में रहा और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरे मुद्दों को उठाया, वो जीवन को स्पर्श करने वाले मुद्दे थे। स्थानीय मुद्दों पर जोर देना, आप कह रहे हैं यहाँ पर बहुत फायदे का सौदा रहा। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्थानीय मुद्दों पर जोर और उसके साथ नीतीश कुमार का शायद ये कहना भी काम नहीं आया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। दिखा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं नीचे से ऊपर तक भी जा रही है। और अगर आपके अनुसार से ही अगर हम 117 जा रहे हैं तो उसके आंकड़े के नीचे है, तो ये अभी नहीं कहा जा सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी तरह से कोई एंटी कन्वेंसी नहीं रहा था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए थी। हाँ, लोजपा के चिराग पासवान जी के आपने चर्चा किया, अब वो बड़े बोले हैं, जा रहे हैं और उनकी स्थिति सोचती ही रही। वो खुद कहते रहे कि मैं उस घर में उजाला करने निकला हूं कि जिस घर में बरसों से अंधकार है, लेकिन आज तक किसी भी घर को उजाला नहीं कर सके, अपने परिवार को कर सके। थोड़ी सी परेशानियां जरूर हुई होगी, मैं इसकी स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका कोई असर एनडीए के चुनाव पर नहीं पड़ा। और ये आपका जो एग्जैक्ट पोल आप कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, 10 तारीख को हर हालत में एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये यहाँ की जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, और भाई मैं आपके पास आया, इस वक्त भी फड़फड़ा रहा है पूरी तेजी के साथ। तमाम एग्जिट पोल इस वक्त एनडीए को कहीं बहुत अब हाशिए पर रख चुके हैं। शुभ्रा जी, देखिए समझना पड़ेगा कि ये पिछले कुछ दिनों में ये पूरी तस्वीर बदली है। 2 चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे चुनाव में, एक नीतीश कुमार का, एक तेजस्वी यादव का। और नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे कि देखिए वो थक चुके हैं और बिहार को संभालने की क्षमता अब उनमें नहीं है। ये जो बात उन्होंने बार बार कही, ये कहीं ना कहीं अनुभवी बनाम युवा के तस्वीर में बिहार चुनाव जो है वो नजर आने लगा हमें। चिराग पासवान ने भी उसमें एक भूमिका निभाई। मैं भी जहां जहां गई हमने जरूर पूछा कि युवाओं में कितना उम्मीद आपको नजर आती है, तो इससे लोगों ने कनेक्ट किया, क्योंकि बिहार के लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं अभी हैं। जो चर्चा हम कर रहे थे, जरा उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहती हूं कि शायद बीजेपी, शायद नीतीश कुमार इस बात का ठीक से आकलन नहीं कर पाए कि कोरोना काल में अगर चुनाव होता है तो क्या जनता की नाराजगी और बढ़ेगी। आपने आखिरी चुनाव का आखिरी बयान का जिक्र किया राजीव, आपने ये कहा कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, अंत भला तो सब भला। लेकिन आखिर उन्होंने ये जो कहा, अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो नीतीश कुमार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो ये चाहते थे कि कोरोना काल में चुनाव हो और इसके पीछे की कई वजहें थी। उन्हें ये लग रहा था कि अभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, जेडीयू के पक्ष में वोट कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा था और उससे भी कहीं ना कहीं गेन मिलता हुआ बीजेपी को दिख रहा था। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं कि क्या ये कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया? जेडीयू के प्रवक्ता हो तो वो भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा थी। क्या उस नाराजगी को भांपने में एनडीए नाकाम रहा? जहां कहीं भी आप जाइए, रोजगार के मसले को हमारे सर्वे में बहुत ही जोर शोर से उठाया गया है और ये हमने बताया है कि कैसे रोजगार का मुद्दा कई पैमानों में
लोगों के अंदर दिखाई दिया है। एक तो कि अभी तक रोजगार सृजन क्यों नहीं बिहार में हुआ। जहां जहां मैं गई वहां पर लोग ये सवाल पूछते रहे कि आखिर अभी तक फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी हैं। इतने सालों से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यहीं पर हमें रोजगार मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई शुगर मिलें बंद हो गई, उसका मामला है, वो लोगों को आहत करता है। और यहां तक कि जो लोग रोजगार की तलाश में बाहर के शहरों में गए, वहां पर जब उन्हें मुसीबत पड़ी और वो बाहर फिर से एक बार बिहार लौटने लगे, तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिए वो अभी तक लोगों ने भूला नहीं है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार का ये कह देना कि बिहार जो है वो समुद्र से चूंकि घिरा हुआ नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट यहां पर उस तरीके से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो क्या कैलकुलेशन में लोगों की नाराजगी को समझने में एनडीए ने मिस्टेक किया और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव ने जो एज लिया है। देखिए, और कुछ हो ना हो इस चुनाव में, लेकिन दो चेहरों जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार के अंत में जो कहा उससे एक उनकी बेचैनी झलकी, एक निराशा झलकी। लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए, मुख्यमंत्री बने ना बने हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर क्या उन्होंने अपने आप को इस चुनाव में प्रूव किया है, जाहिर किया है। क्योंकि पहले आप याद कीजिए कि तेजस्वी के नेतृत्व पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कहा क्या महागठबंधन की तमाम पार्टियां, आप याद कीजिए वीआईपी के मुकेश सहनी का बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके खड़े हो जाना और बगावत कर देना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाना, नारेबाजी होना, ये लग रहा था कि महागठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन क्या कैलकुलेशन में एनडीए ने गलती की और इसकी वजह है कि लोगों की नाराजगी का शुभ्रा, आप जो बातें कह रही हैं, क्योंकि ग्राउंड पर आप बहुत ज्यादा घूमी है, इसलिए आपको रोजगार का मुद्दा एकदम आपको देखा भी है। राकेश भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, रोजगार के मुद्दे को इन्होंने भी काफी नजदीकी से समझा। मनोज जी से यही जवाब पूछ लेते हैं। मनोज जी, रोजगार की बात, प्रवासी मजदूरों की बात, प्रवासी मजदूरों का जब जब मुद्दा उठेगा उसकी जड़ में कहीं बहुत रोजगार निकल कर आएगा और फिर अगर तेजस्वी 10 लाख की बात करेंगे तो लोगों के दिलों को छुएगा और आंकड़े ऐसे ही आएंगे। मनोज जी, देखिए, ढूंढूना अंतिम में ढूंढूना ही साबित होता है। और जहां तक रोजगार की बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सारे रोजगार दे दिए हैं, लेकिन रोजगार को हमने क्रिएट किया है। आज बिहार के अंदर कई कंपनियां काम कर रही है, उनके यहाँ भी लोग रोजगार में हैं। या मनरेगा से भी हमने रोजगार दिया है, हमने विभिन्न सरकारी संस्थाओं में रोजगार दिया है, हमने कई विश्वविद्यालय खोले हैं, कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हैं, वहां भी रोजगार है। हमारा पहले था कि किसी तरह बिहार में जो होनी चाहिए मूलभूत पानी, बिजली, सड़क, इस पर हम पाले, जिस पर कि हमने पा लिया। और अगला बार अगर हम आ रहे हैं तो हमारा ढेर रोजगार अच्छा किया अगर लगा दिया, अगली बार अगर हम आ रहे हैं तो वो अपने आप में कई चीजें बताता है। राकेश से भी पूछूंगा। राकेश, बता रहे हैं इतने सारी फैक्ट्रियां लग गई, इतने जॉब मिल गए, ये कर लिया, वो कर लिया। आप और शुभ्रा लगातार लोगों से बात करते रहे, हर कहीं जगह यही बात होती रही, नौकरी दीजिए पास में कहीं। देखिए राजीव, जहां तक नीतीश कुमार के शासन का जो शुरुआती 5 वर्ष थे, 5 वर्ष में सड़क पर जोर दिया गया, कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया और दूसरे चरण में कहें जो दूसरा शासनकाल था, बिजली पर भी पहले चरण में काम किया गया, लेकिन दूसरे जो शासनकाल था उनका, उसमें बिजली पर जोर दिया गया। लेकिन जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो राजीव नहीं दिखा। और इसी बात को लेकर जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार तेजस्वी यादव नैरेटिव सेट करने में सफल हुए और बिना लालू प्रसाद यादव की जो है उन्होंने एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए जो कि पूरे महागठबंधन को एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको अपने मुद्दों के लालू जैसे बड़े नेता के ना होने पर भी तेजस्वी ने वो कमाल कर दिखाया जो आंकड़ों में आ रहा है। मैं ऋषि आपके पास आऊंगा। सारिका पासवान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं वो, और उनका चेहरा इस वक्त प्रसन्नता से भरा हुआ है क्योंकि अलग अलग जगह जो भी एग्जिट पोल निकल कर आए हैं और जो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज इस वक्त सामने रख रहा है वो तो हर तरीके से चेहरे पर खुशी लाने वाले ही हैं। सारिका जी, क्या लगता है उन मुद्दों को छुआ आपने जिनसे एनडीए को हाशिए पर कर दिया आपने? नहीं, हम तो शुरू दिन से जो जमीनी मुद्दे थे उन्हीं को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे थे। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 15 साल बनाम पिछले 15 साल जो एनडीए लगातार लोगों के बीच में जाकर के इन बातों को भुनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कहीं भी दुख की बात है कि वो 15 साल में उन्होंने क्या उपलब्धि की, क्या विकास किए, लोगों के लिए क्या उन्होंने किया, ये कहीं भी उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा।
आप देखिए, अगर कोरोना की मैं बात करूं तो जिस तरीके से पलायन हो करके हमारे मजदूर भाई और भी अन्य जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई उस दौरान, बावजूद इसके जिस तरीके से बद इंतजामी रही यहाँ बिहार सरकार में, और उतना ही नहीं जो अस्पतालों की स्थिति रही, जिस तरीके से वहां पे डॉक्टर्स नहीं थे, मरीज जो थे उनको प्रॉपर उनको इलाज तक नहीं मिल रहा था, डॉक्टर्स के लिए पीपीए की तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर मैं गिनाने जाऊं तो मुझे लगता है कि जी पूछिए शुभ्रा। जी, आरजेडी की प्रवक्ता से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, आज खुश होने का दिन है। एग्जिट पोल्स के नतीजे जो है वो महागठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी यादव को नेता स्थापित करने के लिए इस तरीके से अगर आप इसे महसूस कर पा रही हैं तो अच्छी बात है, और वो खुशी आपकी बातों में झलक भी रही है। लेकिन जिन मुद्दों की आपने बात की, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जहां जहां भी मैं गई, बिजली के मामले में, पानी के मामले में और खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में, मैंने आम लोगों से बात की। ये दो मसले, देखिए 15 साल का जो टाइम पीरियड है वो कोई छोटा मोटा नहीं होता है। 15 साल के टाइम पीरियड के बाद अगर नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है तो इसमें कोई ऐसी बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए कर सकती है। लेकिन अभी भी अगर लोग नीतीश कुमार के नामलेवा हैं, बिजली के बारे में जब पूछा जाता है गांव में, वो कहते हैं कि हाँ, पिछले कुछ सालों से 24-24 घंटे गांव में बिजली पहुंच रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं मानते, मेरी कई महिलाओं से बात हुई है। महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर्स मानी जाती हैं, और यह भी माना जाता है कि अगर घर के पुरुष ने किसी और पार्टी को वोट दिया है तो महिलाएं जो है वो पीछे से नीतीश कुमार को वोट करती हैं। शराबबंदी जैसा फैसला, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिलाने का फैसला, ये नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन उससे भी बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, उसमें महिलाएं ये कहती हैं कि पहले घर से बाहर निकलने में डर लगता था, अब जो है पिछले कुछ सालों में स्थिति सुधरी है, अब हम रात को भी घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कई यूनिवर्सिटीज में गई, वहां पर मैंने लोगों से बात की, स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले जो कोर्स करने में 5 साल का कोर्स करने में 7-8 साल लग जाते थे, अब स्थिति सुधरी है। तो ये काम आखिर आप लोग क्यों अभी भी नीतीश कुमार ये काम गिनवा पा रहे हैं 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? क्या आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोरोना की वजह से फायदा मिल गया होगा, गुस्सा है लोगों का प्रवासी लॉकडाउन की वजह से, जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ देश में वो हम सब ने देखा, उसकी वजह से हो सकता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही हो, लोगों की नाराजगी काम कर रही हो। जी सुब्रा, जैसे पहले आपने शुरुआत करी बिजली के लिए, तो मैं जरूर यहाँ बिजली का जिक्र करना चाहूंगी। अगर आप देखिए, एनडीए गवर्नमेंट जो है लगातार बिजली और पानी को मुद्दे को लेकर के और सड़क को लेकर के वो पहुंची है लोगों के बीच में। लेकिन दुखद बात है, अगर मैं बिजली की बात करूं तो हमारे पूरे देश में जो 10 स्टेट है जहां पे सबसे अधिक महंगी बिजली है, उनमें से एक हमारा बिहार भी है। जबकि यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है, जबकि यहाँ पे कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, बावजूद इसके बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो सबसे महंगी है। तो समझने वाली बात है, जहाँ लोग इतने बेरोजगार हैं, जहाँ पे कोई आय इनकम नहीं है, वहां पे इतनी महंगी बिजली की दर देने लायक की क्या स्थिति बिहार के लोगों की है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वहां पे फेलियर हो जाते। एक भी पावर प्लांट एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 15 साल में लगाया नहीं है। जो 3 प्रस्तावित थे भी वो पावर प्लांट के, वो आज तक वो खुला नहीं पाए ये लोगों ने। दूसरी बात, मैं सड़कों की बात करूंगी। आपने अगर सड़कों पे देखा होगा तो अभी भी वो बहुत ही परसेंटेज कम है सुब्रा। आप अगर घूमी होंगी गांव घरों में तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वो जरूर मरम रहा होगा कि जिन सड़कों के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं वो भी एक्चुअली फेल है। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर मैं करूं सुब्रा, तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, और वो मर्म है ना, वो मर्म है, वो दर्द है, बिहार की जनता में भी वो दर्द है। नहीं बिहार की जनता में भी वो दर्द है। 17, 18 और 19 की रिपोर्ट भी अगर हम देखें तो चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जिसमें 25-35। चलिए सर, क्या ये सारे जो मुद्दे आप उठा रही हैं, सारे मुद्दों पर बिहार का वोटर तो खुलकर सामने आ गया है, तभी ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं। हमारे साथ इस वक्त ऋषि भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गोपाल अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा, 47% का अधिकतम वोट परसेंटेज शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन की तरफ। यानी हम ये मान सकते हैं कि बिहार के एक बड़े वर्ग ने एनडीए को नकारा है, एनडीए की नीतियों को नहीं, पूरे एनडीए को ही नकार दिया है। अगर 50% के नजदीक तक वोट परसेंटेज महागठबंधन को जा रहा है तो बात तो बिल्कुल सही है कि एमवाई समीकरण 30-32% का बड़ा चंग तो आरजेडी के साथ हमेशा रहा है।
तो MOI में +Y जोड़ दीजिए, यूथ का प्लस एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट जोड़ देते हैं तो 47% तो बनता ही है। आपने देखा होगा कि 17% मुसलमान हैं, 14-15% यादव हैं, और यूथ का वो वर्ग जो रोजगार वाले मुद्दे से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात राजीव जी है जो डिबेट में आना चाहिए था, अति पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक था, खासकर मधुबनी से आप बढ़िए झंझारपुर से आप आगे बढ़िए सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इसमें अति पिछड़ा तबके का जो संख्या है बहुतायत है। जैसे मंडल हो गया, कामत हो गया, धानुक हो गया, कुर्मी हो गया, कुशबा हो गया, वो कहीं न कहीं उसको भी साधने का प्रयास तेजस्वी यादव ने, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर तीसरे मोर्चे ने भी सेंध लगाई। मैं एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूंगा, जल्दी। जैसे पश्चिमी चंपारण में आपने देखा कि 9 सीट है जिसमें से 7 बीजेपी लड़ रही है, और दुख की बात यह है बीजेपी के लिए कि आप वेस्ट चंपारण राजीव जी ब्राह्मण बहुल एरिया है, आपने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, तो ब्राह्मण का वोट शिफ्ट हो गया महागठबंधन के प्रति। इसी तरह मधुबनी में वैश्य और ब्राह्मण का वोट महागठबंधन को भी नहीं, सवाल यही मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा किया कि आपने ये शुभ्रा मैं आपसे ही आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे मेरा पीसीआर कमांड कर रहा है। इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज, तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है बिहार में। एग्जिट पोल्स के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल्स के नतीजों में महागठबंधन ने बाजी मार ली है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सीटों के लिहाज से महागठबंधन और एनडीए की सीटों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, महागठबंधन के हाथ में बाजी लग रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा सिनेरियो समझाते हैं। बिहार का चुनावी दंगल थम गया है और अब इंतजार नतीजे का है। 3 फेज के चुनाव में जीत का दावा तो सभी पार्टियों ने किया, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये लाख टके का सवाल है। फिर भी एग्जिट पोल में पलड़ा तेजस्वी और महागठबंधन का ही भारी है। इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जहां एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 से 23 सीटें तक जा सकती हैं। यानी बिहार चुनाव में बढ़त निश्चित तौर पर महागठबंधन के पास है। इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में जेडीयू की हालत बेहद खराब हो सकती है। एनडीए में जहां बीजेपी को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं जेडीयू को सिर्फ 28 से 35 सीटें ही मिल सकती हैं। सहयोगी पार्टी वीआईपी और हम को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, हमने तो कह दिया था, पहले भी कहा था कि वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। इसके उलट आरजेडी से कमाल का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी 78 से 85 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को भी 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट पार्टियों को कुछ सीटें हासिल होंगी। दूसरे एग्जिट पोल में भी महागठबंधन की सरकार बनने का ही संकेत है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 122 और एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। आर भारत के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 116 से 138 सीटें दी गई हैं, जबकि एनडीए को 91 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोई एक एग्जिट पोल नहीं, तमाम एग्जिट पोल करीब करीब एक जैसी ही छवि इन तीसरे फेज के वोटिंग के बाद बिहार को लेकर सामने रख रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हर चुनाव चुनौतियों भरा होता है। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका दी।
तो हम लगातार अपने पैनल से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं, क्या वो वाकई बिहार में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ज्वाइंट संयुक्त रणनीति बिहार के चुनाव में फेल हो गई है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं गोपाल अग्रवाल साहब। और गोपाल अग्रवाल साहब, प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि डबल युवराज की सरकार के से कहीं बेहतर डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन यहां तो डबल इंजन को मौका ही मिलता नहीं दिख रहा है। सपोर्ट कर रहा है, महिलाओं को लेके है या अति पिछड़े वर्ग के जो वोटर हैं जो जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो मार्जिनल वोटर्स हैं उनका सपोर्ट हमें मिलेगा और देखना चाहिए। बाकी यह बात भी है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे या जेडीयू कह रहे थे, हम लोग बार बार कह रहे थे कि जो 15 वर्ष को हमारी एनडीए की सरकार वर्सेस आरजेडी के उसकी पिछले सरकार की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है सारी तरह से डेटा को देख के। अग्रवाल साहब, मेरा एक सवाल है, हमारे जो एग्जिट पोल में जो हमने रुझान दिखाया है उसमें जो हमने जनता से बात किया है उसमें जो नतीजे आ रहे हैं कि अति पिछड़ा वोट जो नीतीश कुमार का और एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता था उसमें भी महागठबंधन सेंध लगाते हुए नजर आ रही है। कहीं कहीं जैसे पश्चिम चंपारण मधुबनी वाले बेल्ट में फॉरवर्ड भूमिया ब्राह्मणों का वोट में भी सेंध महागठबंधन लगाती हुई नजर आ रही है। तो क्या कारण है कि एनडीए का कोर वोट बैंक एनडीए से छिटकती हुई नजर आ रही है जैसा एग्जिट पोल में हमने दिखाया है? ये भी है, वह जातिगत राजनीति से ऊपर कुछ सोचते नहीं। एक परिवार, उसके माँ बाप भाई बहन, यह जो उनका कोई सोच नहीं है। और जिस तरह से अगर उन्होंने पोल पे अगर हमें वहाँ की जनता सपोर्ट नहीं करती तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि एक तो आरजेडी के झूठे वादों को पे लोगों ने विश्वास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता वर्तमान परिस्थिति में नहीं देखिए अग्रवाल साहब, एक क्वेश्चन राजीव जी मैं और पूछ लेना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, बिहार चुनाव में नहीं जाना, एनडीए का इंटैक्ट नहीं होना, जेडीयू के दो एमपी का बगावती सुर अपनाना, सिवान के एमपी और मैंने भागलपुर एमपी का 2-3 बार चर्चा किया है, तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है ये फैक्टर कहीं न कहीं एनडीए का जो अभी टैली दिखा रहा है उसका कारण बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, कोई भी रिजल्ट आता है उसके इलेक्शन में मल्टीपल रीजन होते हैं, लेकिन उन रीजन का अमित शाह जी तो पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि 5 नवंबर तक उनको बाहर जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, आराम करने के लिए कहा था, तो वो 5 नवंबर तक कहीं नहीं गए और उसके बाद 5 नवंबर तक बिहार का इलेक्शन का प्रचार खत्म हो गया था, इसलिए वो पश्चिम बंगाल के लिए किया। चलिए, लेकिन प्रधानमंत्री निकले थे। शुभ्रा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। शुभ्रा, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम काम किए गए, जो वस्तु स्थिति है वो उलट हो सकती है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो उनका ये कहना जायज भी है। और देखिए, कोई भी सरकार रहती है तो वो काम तो करती है, कुछ ना कुछ काम जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर बिजली और पानी का मसला हो, सड़कों पर भी काफी काम हुआ है पहले से, जो कि बिहार में नजर भी आता है और लोग इस बारे में जब भी बात करते हैं तो नीतीश कुमार को क्रेडिट देते हैं। हाँ, अगर बीजेपी की राजनीति का विश्लेषण करने की कोशिश करें तो जो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से फायदा हो सकता था, वो भी नजर आया है। जहां जहां भी मैं गई, जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई, वहां पर मौजूद लोगों से जब बातचीत होती रही तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि हाँ, उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा भी जहां जहां जिन रैलियों में गए उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं राजीव पूछना चाह रही थी
कि नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का माहिर कहा जाता है। बीजेपी अलग अलग रैलियों के माध्यम से राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा दे रही थी। वहीं आरजेडी बार बार ये कह रही है कि भाई देखिए, हम तो रोजगार पर बात कर रहे थे, हम तो बिजली सड़क पानी पर बात कर रहे थे, मूलभूत मुद्दों पर बात कर रहे थे, जिसकी बात विधानसभा चुनाव में होनी चाहिए। लेकिन फिर आखिर क्यों तेजस्वी यादव रैली से कहते हैं खड़े होकर के कि देखिए, जब हम आएंगे तो फिर से एक बार सीना चौड़ा करके बाबू साहब लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे। क्या फिर से एक बार कोशिश थी कि बिहार को, जो ये परंपरा रही है बिहार में कि जाति के आधार पर वोट ले लिया जाए, सरकार बना ली जाए, क्या नीतीश कुमार को उनके कामों के आधार पर घेर नहीं पा रहे थे तेजस्वी यादव, इसलिए इस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया रैली में? ये सवाल जरा पूछिएगा राजीव। जी हाँ, उम्मीद है कि सारिका पासवान इस सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगी। सारिका जी, तरीके से रैली में वो बाबू साहब, मुझे लगेगा, मैं चाहूंगी कि सुब्रा जी एक बार फिर से उस क्लिप को जरूर देखें जिसमें तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा है कि उसमें उन्होंने एक जरूर जिक्र किया है बाबू साहब, लेकिन उसके पहले उन्होंने जिक्र जरूर किया है ऑफिस कर्मचारी बाबू, यानी कि वो सीधे सीधे जो अफसरशाही जो बिहार में बढ़ी हुई है, जो चरम सीमा पे है, ब्लॉक लेवल से लेकर के आप अगर ऊंचे लेवल तक देखें तो जहां पे कि हमारे जो बिहार की जनता को एक काम कराने के लिए भी उस अफसरशाही को झेलना पड़ता है, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है उसका मतलब सीधे सीधे वही था। अगर हम जातीय गठबंधन में जाए या जातीय समीकरण को जाए तो देखिए, पूरा भारतवर्ष जो है ना वो जातीय समीकरण पे ही चलता है। राजनीति जो हमारी है वो पूरी जातीय समीकरण पे चलती है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण ही हर बार मैटर नहीं करता है। इस बार हमारा जो मुद्दा था, हमने बार बार कहा था, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास की बातें सोच करके हम चल रहे हैं और वही करेंगे भी हम। तो इस पे लोगों ने विश्वास किया, बिहार की जनता ने अपना जो विश्वास है वो हमारे महागठबंधन में बात की जाए तब माना जाएगा। सत्ता में आने के बाद जब A to Z की बात की जाएगी सरिता जी, तब माना जाएगा। ऐसा राजद का इतिहास रहा है 15 सालों में। जब सत्ता में राजद आती है तो एक खास जाति का बोलबाला हो जाता है, चाहे वह ब्यूरोक्रेट्स में हो चाहे वह सत्ता में हो। नहीं, आप अगर देखिए टिकट वितरण से लेकर के आप तमाम चीजों पे अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि पिछली बात अगर हम ना करें, पिछले 15 साल की बात मैं नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उस काल को या उस टाइम की राजनीति को मैं चलिए क्योंकि हमारा ये जो चुनाव था आने वाला कड़वा थू और मीठा गड़प, ये पुरानी आदत होती है। राजनीति के शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, वो मैं भी समझ रहा हूँ। बाबू साहब उन्होंने क्या कहा और कितने हल्के से कहा, उसका संदेश कहा किस रूप में गया। लेकिन शुभ्रा ने एक सोशल इंजीनियरिंग की बात कही थी। मुकेश नायक प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक जी, सोशल इंजीनियरिंग के काफी झंडा बरदार रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार इन आंकड़ों से आपको क्या लगता है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग ध्वस्त करके रख दी है महागठबंधन ने, या फिर उनके द्वारा की गई गलतियां उन्हीं के आड़े आ गई? नहीं, हुआ ये कि भूख, गरीबी और अज्ञान और अशिक्षा सबसे बड़े मुद्दे बन गए बिहार में। आज 35% बेरोजगारी की दर है बिहार में, जो देश में सबसे ज्यादा है। आज शिक्षा की बात होती है, 31% स्कूल के बच्चों का ड्रॉप रेट है बिहार में, जो सबसे ज्यादा है। 42% कुपोषित बच्चे हैं बिहार में, जो देश में सबसे ज्यादा है। आप बताइए, 30,000 प्रति व्यक्ति आय है बिहार के लोगों की और राष्ट्रीय औसत 90,000 है। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? हुआ ये कि सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार की और बीजेपी का राष्ट्रवादी पाखंड ये धराशायी हो गया, क्योंकि भूख, अज्ञान और अशिक्षा जैसे मुद्दों से बिहार का ध्यान नहीं हटा पाए, धार्मिक आस्थाओं का दोहन नहीं कर पाए, राजनीति को धर्म का औजार नहीं बना पाए, पोलराइज नहीं कर पाए, समुदायों में असुरक्षा पैदा नहीं कर पाए। और इसके चलते जब जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों के आसपास, धरातल के सवालों के आसपास जब बिहार में बहस हुई, तो ये सब धरा का धरा रह गया। गोपाल जी जवाब दीजिए। पोलराइज नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, जो प्रति व्यक्ति आय है वो न्यूनतम है। क्या किया आपने? किस बात पर आपको वोट मिलने चाहिए थे? फिर अगर आंकड़े ऐसे हर कहीं आते हैं तो फिर आपके पास कोई और फेस सेविंग बचती भी नहीं।
आपने लालू जी तो जेल में रखे हुए हैं और राबड़ी जी के पोस्टर और लालू जी के पोस्टर फोटो हटा दिए। तो क्योंकि आप खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और वह अगर जनता आपने भी तो नीतीश कुमार बारात के दूल्हे का ही फोटो गायब कर दिया। हाँ, और फिर अगर ये खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि आप जो 8,000 की जो पर कैपिटा आए थी बिहार की 2005 में, वो बढ़ के 43,000 रुपए हो गई अब 2019 में। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 12.5% की बिहार स्टेट की ग्रोथ रेट 15 साल फिर ये चीजें कन्वे क्यों नहीं हुई गोपाल जी? आप तर्क रख रहे हैं, फिर ये चीजें वोटर्स तक कन्वे क्यों नहीं हुई? शुभ्रा, आपने एक बहुत बड़ा बिहार का हिस्सा कवर किया है, जो गोपाल जी बातें कर रहे हैं, फिर ये कन्वे क्यों नहीं हुई वोटर्स तक? कन्वे हुई है। हम कह रहे हैं कि हमारी विजय होनी सुनिश्चित है, हम वहाँ पे सत्ता में आएंगे, लेकिन बात यह है कि शुभ्रा, देखिए ये 15 साल बनाम 15 साल का जुमला शुरू से ही उछाला जा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि 15 साल उन्होंने शासन किया, 15 साल इन्होंने शासन किया, तो कुछ न कुछ काम तो अपने गिनवाएंगे। लेकिन हाँ, बिहार में बुनियादी सुविधाएं अभी भी नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। ये हमने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में मैंने भी दिखाया है, राकेश जी ने भी दिखाया है। लेकिन राजीव, चूंकि आपने पोलराइजेशन की बात की, आज जिन इलाकों में चुनाव था वहां पर मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी संख्या में रही। सीमांचल के इलाके में जहां पर आज चुनाव हुआ, यहाँ अलग अलग रैलियों में फिर से एक बार पोलराइज करने की कोशिश की गई। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं ऋषि मिश्रा जी से समझना चाहती हूँ। चुनावी विश्लेषक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर इस तरह के बयानों का क्या असर हुआ है, क्योंकि सीए एनआरसी की बात को फिर से एक बार लेकर आना, जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो मतभेद दिखे इस मसले को लेकर के, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भ्रम फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और किसी को भी बाहर नहीं फेंका जाएगा, अगर इस तरह से वो एश्योर करते हैं, डिफेंसिव नजर आते हैं, जो कि पहले भी नीतीश कुमार नजर आए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में हमने देखा कैसे सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। और एक और चीज मैं छोटी सी ऐड कर दूं, फिर ऋषि जी आप अपना जवाब दीजिएगा, कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह कई बार ऐसे बयान देते हैं कि पोलराइज होता है पूरा समाज और बीजेपी को फायदा मिल जाता है। इस बार भी उन्होंने एक रैली में ये कह दिया कि हिंदुस्तान हमारी मिल्कियत है। क्या इस तरह के जो बयान है उनका फायदा या नुकसान आप देख रहे हैं? पोलराइजेशन किसी भी तरह से इस चुनाव में आपको लग रहा है कि काम करता हुआ दिखा किसी पक्ष के मुताबिक? देखिए, ये पहला चुनाव है मुझे लग रहा है जहां धार्मिक ध्रुवीकरण न के बराबर हुई है। और आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या सीमांचल में AIMIM क्या माई समीकरण खासकर मुस्लिम वोटों में डिवीजन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन 4-5 ऐसे सीट हैं, आपने शायद अररिया कवर किया होगा, जोकीहाट एक सीट है जहां से तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं, उनके दोनों पुत्र एक ही सीट पे आमने सामने हैं। एक AIMIM से छोटे वाले बेटे शाहनवाज आलम जो हैं सो, और सरफराज आलम RJD से हैं। इसका फायदा मुझे लगता है हो सकता है कि वहाँ पे जो NDA के प्रत्याशी है उनको मिले। तो ऐसे 4-5, जैसे किशनगंज वाली सीट है, वहाँ पे भी AIMIM के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ सीटों पे तो जरूर मुझे लग रहा है कि नुकसान महागठबंधन को होगा, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी कि 15-16 सीटों पे AIM नुकसान पहुंचाएंगे, वो नुकसान मुझे नहीं लगता है। और इस बार जनता ने पहले से ही प्री प्लान ये था कि बहुत ही साइलेंटली, खासकर मुसलमान वर्ग की बात करूं, बहुत ही साइलेंटली उन्होंने वोट किया है। कोई मतलब शोर शराबा या कोई पोलराइजेशन का ऐसा माहौल उन्होंने बनने नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि आप देख रही हैं कि सीमांचल में भी महागठबंधन को बढ़त है और टोटल टैली में भी महागठबंधन को लेकिन फिर भी ऋषि जी, तमाम राजनीतिक दलों का सबका यही मानना है कि 10 का इंतजार कर लीजिए, कौन 10 तारीख को विजेता बनकर निकलता है वो ज्यादा बेहतर ईवीएम बता पाएंगी। लेकिन जो कुछ भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आज रात एनडीए नेताओं की नींद उतनी शांतिपूर्ण, उतनी पीसफुल, उतनी साउंड प्रूफ नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आंकड़े कहीं बहुत बता रहे हैं कि बिहार बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आंकड़े आए, जो पोल्स के रिजल्ट आए, इंडिया न्यूज ने जो रिजल्ट सामने रखे, वो कहीं बेहतर मुस्कान महागठबंधन के नेताओं के चेहरे पर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं।